हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। और आज हम अपना क्लास 11th का 6th चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम है 3 वर्ग। देखिए, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 वर्ग यानी 3 कौन कौन से वर्ग हैं जिनके ऊपर हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो 3 वर्ग हैं। सबसे पहला वर्ग है पादरी वर्ग, उसके बाद है अभिजात वर्ग और तीसरा है कृषक वर्ग। पादरी वर्ग जैसे कि जो चर्च से जिसका संबंध होता है, यानी जैसे चर्च में पादरी होते हैं, इस तरह से मतलब पादरी वर्ग। अभिजात वर्ग जो मतलब कुलीन वर्ग होता है, बड़े ज़मींदार होते हैं, सामंतवाद होते हैं, सामंत होते हैं, तो वे अभिजात वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद है कृषक वर्ग जो आम कृषि करने वाला समुदाय है। तो देखिए, इस अध्याय में हम यूरोप के इतिहास की बात कर रहे हैं। तो हम शुरुआत में सबसे पहले हम सामंतवाद जो शब्द है, बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, हम इसकी परिभाषा जानेंगे। तो देखिए, ये सामंतवाद जो शब्द है, इससे क्या अभिप्राय है। सामंतवाद जो शब्द है वो लॉर्ड यानी कि ज़मींदारों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो बड़े बड़े मालिक लोग थे, यानी कि ज़मीनों के मालिक होते थे, लॉर्ड ऐसे मतलब व्यक्तित्व वाले लोगों के लिए मतलब ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था। तो देखिए, सामंतवाद जो शब्द है उसका प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी कि यदि हम यूरोपीय समाज के, मध्यकालीन जो यूरोपीय समाज था उसके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों के बारे में, यानी कि अगर हम चर्चा करें तो सामंतवाद जो शब्द है ये वहाँ पर इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे पहले देखिए कि जो ये सामंतवाद जो शब्द है, ये शब्द आया कहाँ से। तो देखिए, जर्मन भाषा का शब्द है ये। तो सबसे पहले देखिए, ये जर्मन भाषा का शब्द है, जिसे जर्मन भाषा में जो है फ्यूड, इसके लिए हम फ्यूड भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ज़मीन का टुकड़ा। तो आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद कृषि उत्पादन को इंगित करता है, यानी कि इसका जो संबंध है वो कृषि से था, यानी ज़मीनों से था। सामंतवाद का जो संबंध है, सामंत जो लॉर्ड और कृषक के संबंध पर आधारित थे। यानी कि जो सामंतवाद था, जो सामंत जो शब्द है, इसका वास्तविक जो संबंध है वो किससे है, मालिकों और जो कृषक है, यानी कि कृषि करने वाले जो भूमिहीन या जो थोड़ी मोटी ज़मीन रखने वाले जो किसान होते हैं, उनके बीच के संबंध को ये शब्द है जो इनके बीच के संबंध को दर्शाता है। देखिए, किसान अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर भी काम करते थे। लॉर्ड मालिक होते थे और जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी, वो मतलब बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक होते थे, बहुत बड़े ज़मींदार होते थे। तो किसान क्या करते थे, अपनी ज़मीनों की खेती करने के साथ साथ, यदि किसान के पास जो भूमि के छोटे मोटे टुकड़े होते थे, थोड़ी बहुत ज़मीन होती थी, तो वो अपनी ज़मीन पर भी खेती करते थे, साथ ही साथ लॉर्ड की ज़मीन पर भी खेती करते थे। लॉर्ड का कृषकों पर न्यायिक अधिकार भी था। देखिए, उस समय जो लॉर्ड होते थे वो, उनका जो कृषकों पर देखिए न्यायिक अधिकार, यानी कि कृषकों से संबंधित जो न्याय आदि की जो अधिकार हैं ये उन्हें मिले होते थे। यानी कि अगर कृषकों से संबंधित कोई न्याय आदि करना होता था, या मतलब किसी भी वाद विवाद को सुलझाना होता था, तो ये जो अधिकार था ये लॉर्डों को था। इसीलिए सामंतवाद केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार जो है उसने कर लिया था। यानी कि देखिए, जिस तरह से जो लॉर्ड है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते थे और इनका जो अधिकार होता था कृषकों के ऊपर होता था, यानी कृषकों से संबंधित जो भी न्याय आदि का निर्णय वगैरह जो लेना होता था ये लेते थे। इसीलिए जो सामंतवाद है उनका जो है
आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जो है यानी कि सभी पहलुओं पर इनका जो है अधिकार बहुत अधिक होता था। देखिए इसकी जो जड़ें थी रोमन साम्राज्य की जो है प्रथा, फ्रांस के राजा शार्लमैन, ठीक है ना, इसकी जो जड़ें थी यानी कि रोमन साम्राज्य से प्रथा चलती आ रही है सामंतवाद की, और जो है फ्रांस के राजा शार्लमैन जो कि सामंतवाद, मतलब ये जो फ्रांस के जो राजा थे शार्लमैन, यानी इनके समय में भी ये जो प्रथा थी ये देखने को मिलती थी। तो सामंतवाद यूरोप के अनेक भागों में 11वीं सदी में शुरू हुआ। तो इसका प्रारंभ कब से माना जाता है कि यूरोप के कई भागों में 11वीं सदी से इसका जो है प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद देखिए फ्रांस और इंग्लैंड, हम इसके विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए गॉल जो शब्द है वो देखिए किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था गॉल, और गॉल जो शब्द है वो कृषि के लिए, मतलब ये जो क्षेत्र था ये कृषि के लिए बहुत बढ़िया था। जर्मनी की एक जाति, या जिसको आप जनजाति भी कह सकते हैं, जाति भी कह सकते हैं, फ्रैंक, इसने जो गॉल को अपना नाम दिया और इसे फ्रांस कहा जाने लगा। यानी गॉल जो क्षेत्र था इसको फ्रैंक जो जनजाति थी उसने अपना नाम फ्रैंक दिया, जिसे बाद में फ्रांस कहा जाने लगा। तो ये देखिए समझने योग्य बात है ये कि जर्मन की एक जनजाति थी, फ्रैंक, जिसने क्या किया कि गॉल जो क्षेत्र था उसे अपना नाम फ्रैंक दे दिया। तो बाद में ये फ्रैंक से फ्रांस मतलब कहा जाने लगा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं शताब्दी में फ्रांस के प्रांत नारमंडी के राजा द्वारा जीत लिया गया। देखिए इन क्षेत्रों को जो है नारमंडी के जो राजा थे उनके द्वारा ये फ्रांस का जो प्रांत था नारमंडी के जो राजा थे उन्होंने ये दोनों क्षेत्रों को जो है विजित कर लिया। इसके बाद देखिए जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है 3 वर्ग, जिसके आधार पर जो आपके चैप्टर का नाम भी है। तो देखिए 3 वर्ग, इस पर हम चर्चा करते हैं कि कौन से 3 वर्ग जिनकी जो आपके चैप्टर के अंदर बात की गई है। तो देखिए फ्रांसीसी पादरियों का क्या अनुमान था, क्या उनकी अवधारणा थी। उनका ये विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में से किसी न किसी एक वर्ग का सदस्य अवश्य है। तो देखिए जो समाज था जो कितने वर्गों में बटा हुआ था। सबसे पहले देखिए जो समाज था उस समय 3 वर्गों में बटा था, पादरी, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। पादरी वर्ग में जो चर्च के पोप वगैरह या चर्च के जैसे फादर वगैरह ये शामिल होते थे, और दूसरे में जो अभिजात वर्ग में है ये जो है काफ़ी अभिजात वर्ग में वे लोग कुलीन लोग आते थे जिनके पास काफ़ी मात्रा में जो ज़मीनें होती थी, भूमियों के जो बड़े बड़े मालिक होते थे वो अभिजात वर्ग में आते थे। और इसके बाद जो तीसरा वर्ग था वो था कृषक वर्ग। कृषक वर्ग कुछ तो ऐसे किसान थे जिनके पास थोड़ी ज़मीनें होती थी, कुछ ऐसे भी किसान थे जिनके पास ज़मीनें नहीं होती थी और वो लॉर्डों की ज़मीन पर यानी कि अभिजात वर्ग की ज़मीन पर काम करते थे। लेकिन वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में जो अभिजात वर्ग है उसकी भूमिका जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वो किस लिए? क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि अभिजात वर्ग का जो भूमि पर नियंत्रण था, यानी कि साम्राज्य की अधिकतर भूमि इन्हीं के अधीन होती थी और मतलब ये उनके मालिक होते थे। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे। वैसे तो जो राजा होते थे वो जो है सर्वे सर्वा होते थे और जो सबसे बड़ी शक्ति है राजा ही था, लेकिन उसके बाद जो है भूस्वामी या अभिजात वर्ग उसके अधीन होते थे और उनके बाद जो है साम्राज्य में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यही वर्ग होता था, अभिजात वर्ग। तो देखिए कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे, यानी कि जो कृषक लोग थे जिनकी अपनी ज़मीनें थोड़ी बहुत होती थी या मतलब उनकी ज़मीनें नहीं होती थी, तो वो भूस्वामियों यानी कि इन अभिजात वर्गों के अधीन होते थे। अभिजात वर्ग
का अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर नियंत्रण होता था। मतलब स्थायी मतलब परमानेंट, यानी हमेशा के लिए उनका जो अधिकार उन पर से कोई हटा नहीं सकता था। तो ये स्थायी तौर पर जो है अपनी संपदा के स्वामी होते थे और वह अपनी सैन्य शक्ति जो सैन्य क्षमता है वो भी बढ़ा सकते थे। यानी कि देखिए उनका इतना बड़ा क्षेत्र होता था, जो इतनी ज़्यादा भूमि होती थी जिसके ऊपर उनका अधिकार होता था, तो उसकी सुरक्षा के लिए वे सैनिक क्षमता भी बढ़ा सकते थे, यानी सैनिकों की भर्ती भी कर सकते थे, स्वयं के न्याय लगा सकते थे। देखिए कितने अधिक शक्तिशाली थे उस समय ये जो सामंत वर्ग थे, सॉरी ये अभिजात वर्ग थे, ये कितने अधिक जो शक्तिशाली थे। इस बात का अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि वे अपने न्यायालय लगा सकते थे, यानी कि अगर आम जनता या कोई जो उनके अधीन है या मतलब किसी प्रकार का कोई भी वर्ग जो न्याय प्राप्त करना चाहता था, उनको न्याय देने के लिए ये लोग न्यायालय लगा सकते थे। यानी इनके पास इतनी अधिक शक्ति होती थी कि ये जो है फैसले वगैरह करवा सकते थे। तो अपनी मुद्रा भी चला सकते थे, यानी कि ये अपनी मुद्राएं भी, यानी कि अपनी करेंसी, जिस तरह से हमारे देश की करेंसी रुपया है, इसी तरह वो अपनी जो है मुद्राएं यानी अपनी किसी भी प्रकार की जो करेंसी है वो चला सकते थे। ये शक्तियाँ इनके पास थी। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो अभिजात वर्ग है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना महत्वपूर्ण, मतलब उसकी शक्ति को हम मान सकते हैं कि वह जो है शक्तिशाली वर्ग था राजा के बाद। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।